तो कभी ऐसा हुआ है कि बड़े जोश में एक नई रैम खरीदी, कंप्यूटर में लगाई और कुछ भी नहीं हुआ, सिस्टम चला ही नहीं। अरे ये बहुत लोगों के साथ होता है। आज हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाले हैं। CPU Z नाम के एक छोटे से टूल का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट फेल प्रूफ रैम अपग्रेड कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उस आम जाल की बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। फिर हमारे को पायलट CPU Z से मिलेंगे। उसके बाद मेमोरी के सारे राज खोलेंगे, सिस्टम की अपनी हदें क्या हैं वो जानेंगे, और फिर एक फाइनल बायर की चेकलिस्ट बनाएंगे, और आखिर में परफॉर्मेंस के लिए कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे आम गलती से। देखिए, रैम अपग्रेड करना सुनने में कितना आसान लगता है ना? बस पुराने निकालो, नई लगाओ और बस। पर असल में ये वो कहानी है जहां अक्सर एक सिंपल सा काम सिरदर्द बन जाता है और हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। पर सवाल ये है कि आखिर इतने सारे रैम अपग्रेड फेल होते क्यों हैं? मतलब ये इतना मुश्किल क्यों है? होना तो यही चाहिए कि नई स्टिक लगाई और कंप्यूटर रॉकेट बन गया। सही कहा ना? लेकिन असली दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो फिर असली विलेन कौन है? असली विलेन है छुपी हुई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स। जी हाँ, ये किसी की गलती नहीं है, ये बस वो छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वही पूरे सिस्टम को ठप कर देती हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और हमारी कहानी का हीरो है एक छोटा सा बिल्कुल फ्री टूल जिसका नाम है CPU Z। इसे अपना अपग्रेड को पायलट समझ लीजिए, जो इस मुश्किल रास्ते में गाइड करने वाला है। तो ये CPU Z है क्या? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर झांककर उसके CPU, मदरबोर्ड और रैम के बारे में सारी की सारी ज़रूरी जानकारी बाहर निकाल लाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए कंप्यूटर का केस खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब असली काम पर आते हैं। देखते हैं कि इस जादुई टूल का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम की मेमोरी के राज कैसे खोलने हैं। ये थोड़ा जासूसी वाला काम है, मज़ा आएगा। ये जासूसी 2 स्टेप्स में होगी। स्टेप 1, हम मेमोरी टैब में जाकर सिस्टम की मेमोरी की एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे। स्टेप 2, हम SPD टैब में जाएंगे। इसे ऐसा समझिए कि ये हर एक रैम स्टिक का अपना पहचान पत्र है, जहां उसकी सारी कुंडली लिखी होती है। तो मेमोरी टैब में हमें 4 चीज़ों पर खास ध्यान देना है। पहला है टाइप, यानी ये DDR3 है, DDR4 है या DDR5। दूसरा है साइज, मतलब टोटल कितनी रैम लगी हुई है। तीसरा है चैनल्स, यानी रैम सिंगल चैनल पर चल रही है या फिर फास्ट डुअल चैनल पर। और चौथा और सबसे ज़रूरी, DRAM फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए DRAM फ्रीक्वेंसी दिखा रही है 1600 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रैम की असली स्पीड नहीं है। अब आता है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़रूरी नियम। DDR का मतलब ही है डबल डेटा रेट। इसलिए हमें CPU Z में दिखने वाले इस नंबर को हमेशा 2 से गुणा करना होता है। तो 1600 को 2 से गुना किया तो हमें मिला 3200 मेगाहर्ट्ज़। बस यही वो स्पीड है जो नई रैम खरीदते वक्त देखनी है। ये है रैम की असली इफेक्टिव स्पीड। बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अगले यानी SPD टैब पर। इसे ऐसा समझिए कि अब हम हर एक रैम स्टिक पर लगे हुए लेबल को माइक्रोस्कोप से पढ़ने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले स्लॉट नंबर पर ध्यान दीजिए। ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, उससे एक एक करके हर स्लॉट को चेक करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि कौन से स्लॉट खाली हैं और किसमें कितनी रैम लगी है। साथ ही हर स्टिक का साइज और उसकी मैक्स बैंडविड्थ भी यहीं दिखेगी। अब तक हमने जो भी पता लगाया है ना, वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। जरा सोचिए, किसी कार में एक सुपर फास्ट इंजन लगा दिया, लेकिन अगर उसके टायर और बॉडी उस स्पीड को झेल ही नहीं सकते तो क्या फायदा? ठीक वैसे ही रैम कितनी भी तेज हो, उसे कंट्रोल तो CPU और मदरबोर्ड ही करते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। CPU Z के CPU टैब से प्रोसेसर का पूरा नाम और मेन बोर्ड टैब से मदरबोर्ड का मॉडल नंबर कॉपी कर लीजिए। फिर बस इन दोनों को गूगल पर सर्च करके पता कर लीजिए कि ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड और साइज की रैम सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सारी जासूसी पूरी हो चुकी है। अब इन सारी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करके एक फाइनल सिंपल सी चेकलिस्ट बनाते हैं। इसे साथ लेकर जाएंगे तो खरीदारी में कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। ये 4 चीज़ें बिल्कुल मैच होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं। पहला, DDR टाइप सेम हो। दूसरा, फ्रीक्वेंसी या तो सेम हो या फिर मदरबोर्ड और CPU से सपोर्ट करते हो। तीसरा, वोल्टेज सेम होना चाहिए,
खास तौर पे लैपटॉप्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और चौथा, अगर डुअल चैनल का पूरा फ़ायदा उठाना है तो हर स्लॉट में रैम की कैपेसिटी भी एक जैसी होनी चाहिए। चलिए, अब मैं कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताता हूं जो आम गलतियों से बचाएंगी और सिस्टम से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने में मदद करेंगी। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। याद रखिए, डेस्कटॉप की रैम को डिम कहते हैं और वो लंबी होती है। लैपटॉप की रैम को एसओ डिम कहते हैं और वो छोटी होती है। ये दोनों एक दूसरे की जगह बिल्कुल भी फिट नहीं होती। अच्छा, अब एक मज़ेदार सवाल। सोचिए, अगर एक 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्टिक के साथ एक पुरानी 2666 मेगाहर्ट्ज़ की स्टिक लगा दी, तो क्या होगा? सिस्टम किस स्पीड पर चलेगा? और जवाब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम धीमी वाली स्पीड पर, यानी 2666 मेगाहर्ट्ज़ पर ही चलेगा। कंप्यूटर हमेशा टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी की स्पीड पर चलता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी मैच करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगली बार जब भी अपने पीसी या लैपटॉप को अपग्रेड करने का सोचें, तो अंदाज़ा मत लगाइए। बस CPU-Z खोलिए, उसके मेमोरी और SPD टैब्स का इस्तेमाल करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही रैम चुनिए। ये 5 मिनट का काम घंटों की परेशानी और पैसे दोनों बचाएगा। अब एक स्मार्ट अपग्रेड के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं।